गर्मी में गरीब बहू का ट्रेन बोगी घर। माँ, कैसी रची है मेरे हाथों पर मेहंदी, देखकर बताओ। अपनी बेटी गोपी के हाथों में लगी मेहंदी देखकर केसरी के अंदर माँ का दिल रो पड़ा। सदके जावा, जरा देखो तो मेरी बेटी के हाथों पर कितनी सुंदर मेहंदी रची है और कितना गहरा रंग भी चढ़ा है। पता है लाडो, जिस लड़की के हाथों की मेहंदी जितनी ज्यादा रंग लाती है ना, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन केसरी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेहंदी के चढ़े गहरे रंग के साथ गोपी की जिंदगी में शादी के बाद कितने दुख आने थे। केसरी ने एक अकेली माँ होकर भी लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांज कर गोपी को पाला पोसा था। आज उसकी शादी होने जा रही। शादी में आए सब रिश्तेदारों के मुंह फूले हुए थे। ओहो, ये गर्मी तो काटे नहीं कटती। मैं तो गलत ही आ गई ऐसे गरीब शादी में। अरे केसरी भाभी, कम से कम बेटी की शादी कर रही हो तो एक आध टेबल पंखे का इंतजाम कर लेती मेहमान के लिए। उबलने वाली गर्मी हो रही है। अपनी माँ केसरी को यूं कोसते देखकर गोपी चुप न रह सकी और रोते हुए बोली, महू अब्बुआ, हम गरीबों को तो इस गर्मी में दिन काटने की आदत है, लेकिन आपसे नहीं सही जाती तो आप चली जाइए। आपके बिना भी मेरी शादी हो जाएगी। बाप रे, जरा तेवर तो देखो छोरी के, जैसे कि महलों की दुल्हन बनने जा रही हो। भूल मत, गरीब घर में ही ब्याह कर जा रही है तू, और यहाँ रुकने की पड़ी भी किसको है। जा रही हूँ मैं। अरे जीजी, फेरे पड़ने तक तो रुक जाओ। ये तूने क्या किया गोपी? माँ, ऐसे रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाई है क्यों, जो दुख गरीबी को समझने की जगह और ताने मारे। गोपी ने अपने मायके में बचपन से ही बहुत दुख देखे थे। इन्हीं दुखों में उसमें सहने की क्षमता ला दी थी। जैसे तैसे आंगन में मड़वा गाड़ा गया। पुरानी धुरानी सी साड़ी पहनकर माँ केसरी ने उसे सजा दिया। गर्मी इतनी थी कि टप टप पसीना बह रहा था। मैं ये जींस नहीं पहनूंगा। दादी ने मुझे झूठ झूठ कहा था कि वो मुझे चाचू की शादी में छिलवाड़ी दिलवाएंगी, और मुझे भी झूठ बोला। देखो, मुझे कहा था कि लहंगा दिलाएंगी, और देखो सस्ती सी फ्रॉक दिला दी। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर विधवा कविता की आंखें नम हो गईं। वो दोनों को फुसलाते हुए बोली, पिंकी, दुक्कू, दादी तो तुम दोनों के लिए शेरवानी और लहंगा खरीद ही रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। देखो कितनी गर्मी है, तुम परेशान जो हो जाते, है ना डुक्कू? हाँ, ये भी बात है। और दोनों उन्हीं कपड़ों में खुश हो गए। बूढ़ा ससुर सत्यकाम और सास गंगा का दिल भी रो पड़ा। चंद लोगों में निरंजन की बारात चल पड़ी और गोपी शादी करके मायके से ससुराल विदा होकर आ गई, जो कि एक कमरे का कच्चा टूटा फूटा मकान था। वो भी किराए का। किसी तरह गुजारा चल रहा था। आज बहू, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। मम्मी मम्मी, चाची तो कितनी सुंदर है, देखो। गोपी ने अपने गरीब ससुराल को अपना घर मान लिया। निरंजन राजमिस्त्री के काम में ठेकेदारी किया करता था, जिसमें उसकी ठीक ठाक कमाई होती, जिससे कि 2 वक्त की रोटी की कमी नहीं होती। बीतते समय के साथ गोपी गर्भवती हो गई। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता। ससुराल वाले बहुत खुश हुए, लेकिन निरंजन ने बच्चे को नकार दिया। देखो गोपी, मैं पहले ही इतने बड़े परिवार का खर्चा चलाकर बहुत परेशान हूँ। फालतू में और बोझ मत बढ़ाओ। अरे ये तो क्या कह रहा है निरंजन? अरे बच्चे भगवान की देन है, और वो नन्ही सी जान आते ही तुझसे दाना पानी नहीं मांगने लग जाएगा ना। ये बच्चा इस परिवार में जरूर आएगा। गोपी ने सत्यकाम की बात मानकर बच्चा रख लिया, जिस वजह से निरंजन को खूब चिढ़ मची। वो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगा और दारू की लत लगा ली। साथ ही जुआ खेलने लगा। कर्जदार और मकान मालिक दरवाजे पर चढ़ आए। अरे ओ सत्यकाम, चलो घर खाली करो सबके सब। लेकिन हमसे गलती क्या हुई है? मालिक किराया तो टाइम से भर रहे हैं हम। अरे इससे पूछो जिसे तेरे दारूबाज बेटे ने मोटा कर्जा लिया है। देख बुड्ढे, मेरा कर्जा तू दे दे वरना। कर्जदार ने गरीब गर्भवती बहू की आंखों के सामने ससुराल वालों को बहुत जलील किया। एक एक सामान बेचकर उन्होंने कर्जा भर दिया। कम पड़ने पर गोपी ने अपने गहने भी उतार कर दे दिए। ये लो, सब ले लो। गरीब बहू के साथ पूरा ससुराल उस भीषण गर्मी में बेघर होकर सड़क पर आ गए। परिवार के पैरों में चप्पल भी नहीं थी, न सिर पर छाया। जमीन गर्म थी और गर्मी से भट्टी की तरह सुलग रही थी। बच्चों के नाजुक पैरों में छाले पड़ गए। माँ, दादाजी, दादी जी, घर चलो ना। ये झलक पर बहुत गर्मी हो रही है, मेरे पैरों में वही माँ हो रही है। हाँ माँ, देखो मेरे पैरों में भी कितने छाले निकल गए हैं। अब तो ये दुख सहना ही पड़ेगा बच्चों।
पता नहीं कैसे निकम्मे बेटी को पैदा किया है मैंने। सोचा नहीं था कि ऐसा दारूबाज हो जाएगा। अब कौन देखेगा हमें। सबकी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही थी। तभी बहू ने हिम्मत से कहा, बाबूजी, आपकी ये बहू है ना, मैं बनूंगी आपका बेटा, मैं चलाऊंगी ये परिवार। तेरा इतना कह देना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है बहू, लेकिन तू तो खुद पेट से है और गर्मी आग के जैसे पड़ रही है, फिर हमारे पास रहने को कोई घर का ठिकाना भी नहीं है। तभी गोपी पटरी से ट्रेन गुजरते देखकर बोली, माँ जी, पापा जी, वो देखिए, वो रेलवे स्टेशन है, चलिए वहीं चलते हैं, थोड़ी छांव तो मिलेगी। गरीब बहू ससुराल वालों को लेकर रेलवे स्टेशन पर जैसे ये आई कि थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर उन्हें डंडा दिखाकर भगाने लगा। चलो चलो उठो, इन गरीब फटीचरों को एक पैसे की शर्म नहीं। एक को भगाओ, दूसरा चला आता है। पिंकी, डुग्गू, बच्चे चलो उठो यहाँ से। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, हर जगह से कोई ना कोई भगा देता है। तभी काफी दूर चलने के बाद गरीब बहू को एक बंद पटरी पर खड़ी ट्रेन बोगी दिखाई दी। माँ जी, बाबू जी, कविता दीदी, वो देखिए, वहाँ पर एक ट्रेन बोगी है, चलिए वहीं चलते हैं। सभी धूप में थके हारे बोगी पर आते हैं, जो कि एकदम गंदी पड़ी थी। मैं इसे साफ कर देती हूँ, जब तक कोई पक्का इंतजाम नहीं होता हम इसी में रहेंगे। चलो देवरानी जी, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। कुछ घंटों में ट्रेन बोगी को साफ सुथरा करके वो रहने लायक बनाती है, लेकिन ट्रेन की बोगी की छत जगह जगह से टूटी होने के कारण धूप सीधी अंदर आ रही थी। ऐसे में प्रेग्नेंट गरीब बहू का हाल गर्मी से बहुत बुरा था। हे भगवान, ये ट्रेन बोगी भी आग जैसी धधक रही है, नींद भी नहीं आ रही, लेकिन ईश्वर की दया है कि यही सर छुपाने को इकलौती जगह है। लेकिन पेट का गुजारा कैसे चलेगा बिन कमाए धमाए। तभी बोगी की खिड़की से झांककर गोपी बाहर देखती है तो 4 बजे सुबह से ही खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे। क्यों ना मैं भी इसी रेलवे स्टेशन पर समोसे कचौड़ी तलकर बेचूं, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊंगी, सामान ढूंढना ही पड़ेगा। सुबह का उजाला छाते ही वो प्लेटफॉर्म पर आती जाती सभी ट्रेन से सामान ढोती है। गर्भवती की हालत में ऊपर से गर्मी में इस गरीब बहू के लिए ये बहुत कठिन था। कुली कुली, लाइए मैडम जी, मैं उठा लेती हूँ आपका सामान, एकदम स्टेशन के बाहर तक छोड़ कर आऊंगी। मुसाफिर उस पर दया करके सामान उठाने देते। पैसे जोड़ जोड़ कर वो सामान इकट्ठा करके बोगी में आती है। 2 दिन के भूखे बच्चों के मुरझाए चेहरे खुशी से फूलों की तरह खिल गए। चाची आ गई, चाची आ गई। बहू, ये सामान कहाँ से लाई? आज मैंने रेलवे स्टेशन पर जो पैसे कमाए हैं, ये सब उसी से है माँ जी, मैंने सामान ढोया। ये सुनकर बूढ़ा सत्यकाम फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों तूने मुझे ऐसे पैरों से लाचार कर दिया है कि मैं काम भी नहीं कर सकता। मेरी गरीब बहू गर्भवती होकर भी हमारे लिए इतना कर रही है। मत रोइए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा है कल से स्टेशन पर सामान भेजूंगी। अब पूरा ससुराल गर्मी में ट्रेन बोगी में समोसे कचौड़ी बनाता, जिससे बोगी गर्मी और भभके से भर जाती। तो वहीं मई जून की तपती लू चलने वाली गर्मी में वो गरीब बहू बिना हार माने सारा दिन पसीने से तर हालातों में समोसे बेचती। समोसे बोलो, समोसे 10 की 2 करारे समोसे, खस्ता समोसे। हे भगवान, आज कितनी गर्मी है, चक्कर भी आ रहा है। हे सीता मैया, संभाल लेना। समोसे खा लो, समोसे। गरीब बहू के समोसे का स्वाद बढ़िया होने से वो बिकने लगते हैं, जिससे मुसाफिर उस गरीब बहू की गर्मी में इतनी मेहनत देखकर 2 पैसे ज्यादा ही दे दिया करते। लेकिन एक दिन समोसे बेचते हुए गोपी गर्मी से बेहाल होकर चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी भीड़ देखकर निरंजन दौड़ कर आता है। हे भगवान, ये तो मेरी गोपी है। हे गोपी, गोपी उठो ना। हे भगवान, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। निरंजन रेलवे स्टेशन के पास के प्याऊ से पानी के छींटे मारकर उसे होश में ले आता है। अजी, आप कहाँ चले गए थे? अब घर चलिए, आइए। गोपी निरंजन को ट्रेन बोगी में लेकर आए, जहां सब के सब कड़ी भयानक गर्मी में ट्रेन बोगी में दिन काट रहे थे। ये देखकर निरंजन की आंखें नम हो गई। अरे, मेरी एक गलती की वजह से मेरा परिवार इस गर्मी और गरीबी में कितना दुख उठा रहा है। अब मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गोपी, गोपी, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, तू भी माफ कर दे मुझे। आखिर में उस गरीब बहू का परिवार फिर से बन जाता है और सब साथ मिलकर मेहनत करते हैं, जिसे बहुत जल्दी ही वो पैसे इकट्ठा करके ट्रेन बोगी से निकलकर अपना घर ले लेते हैं और उनके गरीब हालात भी सुधर जाते हैं। लेकिन इस सफलता में सबसे बड़ा संघर्ष गरीब बहू का था।